अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पूरे पाकिस्तान में और पूरा पाकिस्तान ये वेट कर रहा है कि क्या टीम सेलेक्ट होने वाली है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2019 के लिए, एंड नॉट जस्ट फॉर द वर्ल्ड कप, इंग्लैंड सीरीज़ के लिए भी ये देखना ज़रूरी होगा कि हमारी क्या टीम सेलेक्ट होती है। और फिटनेस टेस्ट जो है वो काफ़ी बर्निंग क्वेश्चन है कि कौन से प्लेयर्स फिटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे, कौन से नहीं। यूजुअल सस्पेक्ट इमाद वसीम इस बार भी उनको मुश्किल रही है, लेकिन ऑब्वियसली उनको चांसेस दिए जा रहे हैं कि वो फिटनेस टेस्ट क्लियर करें। मोहम्मद रिजवान ऑन टॉप है टेस्ट स्कोर्स में फिटनेस टेस्ट की परफॉर्मेंस पे। सो वील हैव टू वेट एंड सी कि क्या टीम हमारी सेलेक्ट होती है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, 18 अप्रैल को अनाउंसमेंट हो जाएगी। पूरी दुनिया में टीमें अनाउंस हो रही हैं। हमने देखा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की टीमें अनाउंस हो चुकी हैं और वहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये बात हो रही है कि कौन सा प्लेयर बैठे। हमारे यहाँ ये मसला है कि कौन से प्लेयर्स को हम सेलेक्ट करें। सो उस पर बात करेंगे और डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर के और डोमेस्टिक के प्रॉब्लम्स के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं समवन हु हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, गुलाम अली साहब, और जिनके तज्ज़िये भी बहुत उम्दा होते हैं। गुलाम अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, वेलकम करते हैं शो पे। थैंक यू फैसल, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो सर, फिटनेस टेस्ट तो जारी हैं और हम देख रहे हैं कि एशिया कप में जो है कुछ प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं हो पाए थे इस योयो टेस्ट की वजह से, और वो इस बार भी स्ट्रगल कर रहे हैं। खैर, हफीज़ तो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इमाद वसीम इस बार भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और सरप्राइजिंगली अ यंगस्टर लाइक मोहम्मद हसनैन कुड ऑल्सो नॉट क्लियर द योयो टेस्ट। सो थोड़ा आपके लिए सरप्राइजिंग है कि इतना यंग खिलाड़ी को भी मुश्किल हो रहा है इस टेस्ट में। और क्या आपके हिसाब से ये टेस्ट के जो तरीके हैं वो डिफरेंट होने चाहिए डिफरेंट प्लेयर्स के लिए, कि एक फास्ट बॉलर है उसके लिए अलग हो, एक स्पिनर है उसके लिए अलग हो, या आपको लगता है कि एवरीबडी शुड बी टेस्टेड इन द सेम मैनर? नहीं, देखिए, दुनिया में टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो तो एक ही है। ओके, लेकिन साथ साथ वहाँ होता ये कि वो कल्चर भी है वहाँ पे जो आप निचली सतह से लेके चल रहे होते हैं। सही है। यानी कि आपने डोमेस्टिक सर्किट से ही लेके चल रहे होते हैं उन चीज़ों को, तो उन प्लेयरों को पता होता है। आपका कितना भी फिट प्लेयर हो डोमेस्टिक का, उसको प्रॉब्लम आएंगी जब वो अचानक से उसको टेस्ट देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं होती है, वो इस लेवल पे काम नहीं कर चुका होता है, ऑल्दो कि वो क्रिकेट खेल रहा होता है। लेकिन जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे ये टेस्ट के किस तरह का है। जैसे मैं 99 में ऑस्ट्रेलिया में था, तो हमारे फिजियो थे, डैरल हेयर थे, पता नहीं क्या नाम था, तो उन्होंने सीरीज़ के मेरे ख्याल है सेकंड टेस्ट मैच में जो वार्ड में था, उन्होंने कुछ टेस्ट लिए प्लेयर्स के ना, और उन्होंने हर किसी का एनालाइज किया कि किसको कितनी ऑफ सीजन में जाके ज़रूरत है। तो उस वक्त हालांकि मैं आई थिंक 34 ईयर्स ओल्ड था मैं। सही है। लेकिन मुझे सबसे उसने कम जो है ट्रेनिंग का कहा कि तुम्हारी जो है वो तुम माशाल्लाह फिट हो और बाकी तुम्हारी चीज़ें इतना कम है। तो ये मुझे लेकिन पता नहीं था वो किस तरह का टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह जब हसनैन की आप बात करते हैं तो नो डाउट कि हसनैन ने पाकिस्तान अंडर-19 की नुमाइंदगी की है। तो अगर आपको इस बात का पता है कि आप पाकिस्तान को लगा कि रिप्रेजेंट कर चुका है और अगर वो फेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में इसकी कोई ऐसी सच में सीरियसनेस नहीं है। सही है। तो आपको इश्यूज़ आएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि देखिए फैसल, आप एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात। और इस वक्त अगर आप ये काम कर रहे हैं और खुदा न खास्ता आपका कोई मेन प्लेयर इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता, तो क्या आप उसको ड्रॉप करने के मुतामिल हो सकते हैं? यकीनन नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात। ये चीज़ें ऐसी मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा इसको बेवकूफ़ी कहूँगा मैं, थोड़ा सा सख्त लहजा करना पड़ा कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपने कप्तान अनाउंस किया सरफराज को कि अगर सरफराज टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो क्या आप करें। हाँ, ये सारी चीज़ें जो आपको सोचनी पड़ती हैं कि ये लड़के सीरीज़ खेलते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको वावेला ना मचाते कि टेस्ट हो रहा है। सही है। आप इंटरनल लड़कों को तैयार करते रहते, हाँ, उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते थे। 19-20 किसी में होता तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देते। लेकिन शोर मचाने की क्या होता है कि ये जब तक कोई पास नहीं करेगा वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होगा और ये नहीं होगा। इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ इनके ऊपर ही चीज़ें आ रही हैं। आप साउथ अफ्रीका से सीरीज़ खेल के आ रहे हैं, आपने यूएई में सीरीज़ खेली, आपने PSL खेला आपके लड़कों ने, तो फिर इतना शोर मचाने की होता है कि भाई लड़के टेस्ट पास करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात। आप उसको इंटरनली आप देखते रहते, आप कैंप लगाओ, आप फिटनेस का आपका वो लगा देते, आप वीक का 2 वीक्स का वहाँ आप लोगों को ट्रेन करते रहते और एट पार लाने की कोशिश करते। अगर खुदा न खास्ता कोई 18-20 रह जाता
तो आप उसको ड्यूरिंग टूर जो है आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। और गुलाम अली साहब, हमारी रिवायत रही है हम गलतियों से नहीं सीखते। हमने एशिया कप से पहले भी फिटनेस टेस्ट का बड़ा वावेला मचाया, उसके रिजल्ट्स हमने देख लिए, एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस थी। जहां आपने ट्रेनिंग की बात की, ट्रेनिंग के हमने फ़वाइद देखे हैं। हमें याद होगा हम सबको कि बूट कैंप हुआ था इंग्लैंड सीरीज़ से पहले और उसके क्या रिजल्ट्स आए थे। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। और अगर हम इसकी जगह कोई फिटनेस कैंप करते और कोई ट्रेनिंग कैंप करते, वो तो शायद यूज़फुल होता। बिकॉज आपने अगर सरफराज आपका कप्तान है तो उसको तो आपने खिलाना ही है। उसकी जगह आप रिजवान अगर ज़्यादा स्कोर करते हैं तो उसको तो नहीं खिलाएंगे। बट वील टॉक अबाउट इट फर्दर। हमारे साथ एक कॉलर है कोयटा से, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन साहब हैं और क्या सवाल है। जी नदीम साहब, क्या सवाल है आपका? नदीम साहब, आप थोड़े टीवी की अपनी वॉल्यूम कम करें ताकि आपकी आवाज़ आ सके। सर। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब सवाल पूछ लें क्विकली। सर मैं पूछ रहा हूँ कामरान अकमल क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या नहीं उठा रहे? कामरान अकमल को क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल सही, पूछ लेते हैं हम, गुलाम अली साहब से पूछ लेते हैं। सो कामरान अकमल साहब के लिए बड़ी आती हैं कॉल्स और बड़े लोग फैंस हैं उनके, बिकॉज वो ज़ाहिर है PSL की परफॉर्मेंस लोग देखते हैं। बट आई थिंक व्यूअर्स शुड नाउ नो कि वो ज़्यादा T20 फॉर्मेट के लिए फीजिबल होंगे अगर उनको दोबारा पाकिस्तान के लिए चांस मिले। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल सही जवाब दे दिया। हाँ। मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो सर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फिटनेस टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हम कोई ट्रेनिंग कैंप करते तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन माजी हमारा अगर हम देखें तो कौन भूल सकता है 2015 में जिस तरह नासिर जमशेद टीम का हिस्सा बने थे। सो हमारा एक हिस्ट्री रही है कि वर्ल्ड कप में अचानक से प्लेयर्स को इंडक्ट करना, अचानक से प्लेयर्स को, अच्छा खेलते प्लेयर्स को बाहर करना। सो डू यू थिंक कि अभी भी वो रिवायत जो है वो फिटनेस टेस्ट की सूरत में बरकरार है? इसको ये कहना सही होगा? लगता है कुछ ऐसी है कि जिसको आपने नहीं ले जाना उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। सही है। तो ये देखें, ये थोड़ा सा लोग भी समझ चुके हैं, काफ़ी अवेयरनेस हो गई है थ्रू इन प्रोग्राम्स के। लोगों को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जिसे कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, लिख दी जाती हैं चीज़ें। तो अब आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर कौन लोग हैं जो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके कामों को देख रहे हैं, और फिर उनसे पूछगिछ करने वाला कौन है। मतलब एक आपने फ्री हैंड दिया हुआ है, फ्री हैंड देने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी होती है कि ठीक है आपको हमने फ्री हैंड दिया है, सही है, अब ये सवाल रेज हो रहे हैं, इनके आप जवाब दें, ठीक है ना, या जो रिजल्ट आते हैं, जो क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं। तो ऐसा सिस्टम है नहीं हमारे यहाँ। इसको जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं रखेंगे, किसी भी काम की मॉनिटरिंग नहीं रखेंगे तो बेहतरी आने के चांसेस नहीं होते। जो आप बात करें 2015 की वर्ल्ड कप की और अब की, आज हम वहीं खड़े हुए 4 साल बाद भी ना। सही बात है कि वो सवाल फिर दोबारा से उठ रहे हैं कि आया क्या होने जा रहा है। बिल्कुल सही। तो ये क्लैरिटी नहीं है। गो के दुनिया में हर जगह आप सिलेक्शन में एक आध मसले मसाइल होते हैं, बट टफ हो जाता है एक आध प्लेयर को अंदर लाना, एक आध को बाहर। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के भी सिलेक्शन देखें, वहाँ पे भी एक आध प्लेयर के लिए बड़ा टफ डिसीजन था। जैसे हैंड्सकम है जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है उनकी, लेकिन क्योंकि स्टीव स्मिथ तो वार्नर को इन करना है उन्होंने टीम में, तो एक अच्छे परफॉर्मर को भी बाहर करना है। लेकिन सर वही बात है, हमारे पास ऐसे परफॉर्मर नहीं है जिनके लिए हम बोलें कि यार इनको लाने के लिए किसी परफॉर्मर को भी बाहर करना पड़े। आप नहीं देखिए, ये हमारी स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। देखिए फैसल, बदकिस्मती से कहा जाएगा कि परफॉर्मर तो हैं, लेकिन आप उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, सही या इग्नोर करते हैं आप, ठीक है ना। अब लोग शोर मचा रहे हैं कि आबिद अली 31 साल का हो गया है, सही है, इतने साल उसके ज़ाया कहाँ हुए। सर अगर आप अलाउ करें, एक कॉलर है हमारे साथ मुल्तान से, एक कॉलर है जी। सर क्या सवाल है, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मुल्तान से हमारे साथ कॉलर है अदनान साहब। जी अदनान साहब, क्या सवाल है? ऑलराइट, सो वी कुडंट टेक दिस कॉल। सर यू कैन कंटिन्यू विद द पॉइंट कि हम आप बता रहे हैं कि क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या परफॉर्मर्स हमारे वैसे परफॉर्मर्स क्यों नहीं है जिनको हम सब कहें कि हाँ यार ही शुड बी देयर इन द टीम, और वो खेल। कुछ हैं परफॉर्मर्स ऑब्वियसली, जैसे हम इमाद वसीम के लिए कह रहे हैं, ही इज़ गोइंग थ्रू अ गुड फॉर्म, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग भी करा रहे हैं। सरफराज ऑब्वियसली कप्तान हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं, और भी कुछ प्लेयर्स हैं, उन पर बात करेंगे कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं हु शुड मेक इट टू द 15 स्क्वाड, और उससे पहले 17 प्लेयर्स सिलेक्ट होने इंग्लैंड के लिए, उससे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। वी हैव विद अस गुलाम अली साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से प्लेयर्स विल मेक इट टू द फाइनल स्क्वाड ऑफ वर्ल्ड कप एंड फॉर द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड।
गुलाम अली साहब, अगर हमारी परफॉर्मेंसेस की बात की जाए ओडीआई क्रिकेट में, बहुत रिसेंटली हम एशिया कप हारे हैं, हम बहुत रिसेंटली 5-0 ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज नॉट जस्ट इन द वर्ल्ड कप, लेकिन इंग्लैंड सीरीज़ में भी हमें इतना इजी टाइम नहीं मिलेगा। टॉप रैंक टीम है इंग्लैंड की और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी कंडीशंस में और अच्छा खेलते हैं। सो डू यू थिंक कि ये जो सीरीज़ भी होने वाली है, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल स्पिन बॉलिंग में हम स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में तो हमारा पेस भी काफ़ी फेल रहा। उसके बाद हम अगर लोअर मिडल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग की बात की जाए, तेज़ रन्स करने की बात की जाए, तो वहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ पे भी नंबर 5 नंबर 6 पे आप सही बैट्समैन ढूंढ रहे हैं। डू यू थिंक कि इंग्लैंड सीरीज़ में ये इतना टाइम ये काफ़ी होंगे 5 मैचेस टू सॉर्ट आउट ऑल दीज इशूज़? देखें 5 मैचेस तो इंग्लैंड से हैं, उसके अलावा T20 है और फिर साइड गेम्स हैं वर्ल्ड कप की टीम से। जी बिल्कुल है, हाँ। तो नंबर ऑफ मैचेस तो काफ़ी हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी हो सकता है आपको कि बिफोर वर्ल्ड कप जब आप इतने क्रिकेट खेलेंगे तो आपके प्लेयर्स का जो फिटनेस लेवल है वो क्या इतना है कि ये मैचेस फिर 9 वर्ल्ड कप के मैचेस तक वो स्ट्रेंथ रहे उनकी, वो फिटनेस रहे। सही है। तो ये भी देखना है कि किस तरह यूटिलाइज करते हैं। दूसरी बात फैसल, हमेशा एक चीज़ नोट करना कि एक सीरीज़ में और एक टूर्नामेंट में फ़र्क होता है, बड़ा फ़र्क होता है। टूर्नामेंट का एक मोमेंटम ही अलग बनता है टीमों का ना, और बड़ी बड़ी टीमें अगर मोमेंटम ना मिल सके उनको तो नहीं कर पाती, वो नहीं क्लिक नहीं कर पाती हैं। और एक छोटी टीम भी आपको लड़ती हुई दिखाई देती है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, बिल्कुल बिल्कुल यही देखा हमने। तो बहुत सारे मतलब टीमें जो है ना टूर्नामेंट के मोमेंटम को गैदर नहीं कर पाती हैं, कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, जो उसकी एक हाइप बनती है ना वर्ल्ड वाइड। और जो वहाँ पे अगर आप देखें, जिससे ऑस्ट्रेलिया अब तक जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती है उसकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, तो किसी भी टीम के खिलाफ खेल रही हो वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं, नेवर से डाई एटीट्यूड होता है वो। तो वो सीरीज़ में अगर आप देखें तो शायद होता ना, लेकिन एक टूर्नामेंट में देखें तो लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ अगर आते हैं तो पाकिस्तान का लकीली बनता है मोमेंटम, नहीं बनता तो पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आती। सही बात। और अगर बन जाए तो फिर इससे ख़तरनाक टीम कोई नहीं होती है। तो हमारी जो टीम है इसके बारे में दुनिया ने बहुत सारे मुबस्सिरीन हैं जिन्होंने हमेशा इनको कहा कि गैर यकीनी टीम है, जो कि सही, चाहे कितने बड़े नाम हो चाहे कितने छोटे नाम हो। सही बात। जो जब ये लड़ती है या जब इनका मोमेंटम बनता है, जब ये गैदर होते हैं, तो ये किसी को भी गिराने के सलाहियत रखते हैं। अब देखना ये है कि जो ये टीम जा रही है, चूँकि इंग्लैंड की आपकी अगर गुज़िश्ता 20 सालों की अगर आप हिस्ट्री निकालें या 20 से भी ज़्यादा कहूँगा, तो पाकिस्तान इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला है। वेरी ट्रू। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते हम, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीते। बिल्कुल। फिर अगर आपको याद होगा कि 92 की जो सीरीज़ थी, पाकिस्तान ने बड़ी उम्दा क्रिकेट खेली। उससे पहले 87 की सीरीज़ इमरान खान की कप्तानी में बहुत अच्छा खेली, जहाँ पे आपको रिवर्स स्विंग का आर्ट नज़र आया। 87 से अगर आप मैं बात कर रहा हूँ, 87-88 का ही टूर था ना इमरान खान जब खेली थी, जहाँ उन्होंने अपनी 300 विकेट्स भी की थी। तो वहाँ से अगर आप सिलसिला देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान टीम के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। एब्सोल्युटली। सो इफ यू अलाउ अस, वी हैव अ कॉलर फ्रॉम जैकोबाद। जैकोबाद से हमारे साथ एक कॉलर है, फिदा हुसैन साहब हैं। जी फिदा साहब, क्या सवाल है आपका? फिदा हुसैन साहब, अगर आवाज़ आ रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो एज यूजुअल वी आर ड्रॉपिंग थर्ड कॉल टुडे। जी फिदा हुसैन साहब, आवाज़ आ रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी फिदा साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं प्लीज़। Alright, so I think line has dropped. So we can continue with that point कि you are right, इंग्लैंड में हमारी हिस्ट्री अच्छी है और रीसेंट हिस्ट्री भी अगर देखी जाए, कौन भूल सकता है शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंसेस 2009 के वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज अहमद और उनकी टीम की परफॉर्मेंसेस। डू यू थिंक कि ये भी बड़ा मैटर करता है एक टीम को? और सरफराज अभी चैंपियंस ट्रॉफी बहुत रिसेंटली जीत के आए। डू यू थिंक कि वो यादें और वो परफॉर्मेंसेस भी हेल्प करेंगी पाकिस्तान को? वो यकीनन हेल्प करेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको वहाँ क्राउड का सपोर्ट बहुत होता है। बिल्कुल, बर्मिंघम में और हाँ जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है और काफ़ी पाकिस्तानी वहाँ पे आबाद है। और आपको आउट ऑफ फील्ड भी जो है ना आपको बड़ा एंटरटेन करते हैं वो लोग ना, तो एक अच्छा माहौल, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। लेकिन इशू आएगा आपको बैटिंग में, ठीक है ना। नो डाउट के फ़खर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक रुख मोड़ा था, जी जी, जो पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम में एक जिसे कहते हैं रूह फूंक दी थी फ़खर जमान ने, ऐसा ही था। तो अब देखना है कि इस टूर्नामेंट में कौन ऐसा प्लेयर होगा जो स्टैंड अप होगा। अजहर अली नहीं है, अजहर अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था,
हफीज़ अच्छा खेले थे कुछ मैचेस आपको में। लगता है कि किसी हद तक अगर आप आबिद अली को इंडक्ट करते हैं तो वो अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि फ़खर जमान गोज़ आउट ऑफ फॉर्म या इतनी बड़ी सीरीज़ है, इमामुल हक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो यू विल हैव अ गुड ऑप्शन इन द शेप ऑफ आबिद अली, आपको लगता है ये? देखिए फैसल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, सही है। ताकि प्लेयर पे भी प्रेशर हो और उस प्रेशर से जब वो बाहर निकले तो एक बड़ा प्लेयर बने। सही बात। कि जब तक आपकी बेंच स्ट्रांग नहीं होगी ना तो जो खेलने वाला प्लेयर है उस पर इतना प्रेशर नहीं होगा। लोग कहते हैं प्रेशर नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ प्रेशर होना चाहिए। सही है। अपने प्लेस की एक वैल्यू होनी चाहिए वेरी ट्रू। कि मेरी एक प्लेस है, मैं इस प्लेस को किसी को लेने नहीं दूंगा। उसके लिए वो फिर सारे वो तमाम तरकीबें आजमाएगा जो उस प्लेस को सीमेंटेड करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, अपने फिटनेस लेवल, बिल्कुल सारी चीजें या परफॉर्मेंस है, सब चीज़ पे बंदा काम तो सब चीज़ों पे फोकस करेगा। और हेल्दी कंपटीशन हमेशा आगे की तरफ लेके जाती है, ना कि पीछे। हम सुनते होंगे देखिए जी रिजवान आ गया अब तो सरफराज पे प्रेशर आ जाएगा, या फलां आ गया उस पर प्रेशर आ जाएगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बल्कि ये अच्छा हेल्दी कंपटीशन हमेशा जो है ना आपको बेहतरी की तरफ लेके जाती है, पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो आबिद अली का जहाँ तक सवाल है, आपने आबिद अली में वो पोटेंशियल नज़र आया है कि एक इनिंग को ग्राफ कर सकता है, मुश्किल कंडीशन में उसकी टेक्निक है वो हेल्प कर सकती है उसकी बैटिंग को, ठीक है ना। सर आबिद अली के पॉइंट से आएंगे। फिदा हुसैन ने दोबारा ज्वाइन कर लिया बिकॉज ये कॉलर बहुत ट्राई कर रहे हैं, सो वील गिव हिम अनदर चांस। जी फिदा साहब, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन वेरी क्विकली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिदा साहब सवाल पूछें। जी मेरे आपसे 3 सवाल थे कि हमारे यहाँ मेरिट पर सिलेक्शन क्यों नहीं होती, और एक 38 साल का हफीज है और 40 साल का शोएब मलिक है। अगर आप इन दोनों में से किसी को लेना चाहेंगे तो दोनों को तो कैरी ऑन नहीं कर सकते ना। और हम आबिद अली अगर थोड़ा बहुत अनफिट है तो उसे खिलाने का चांस नहीं दे सकते। दुबई में तो वो अनफिट नहीं दिख रहा था। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप जुनैद खान को क्यों नहीं लेते फ़हीम अशरफ की जगह। आपका पॉइंट ऑफ जानना चाहता था गुलाम अली भाई। ठीक है सर, बहुत अच्छे तीनों सवाल हैं। पहला सवाल जो है वो सिलेक्शन मेरिट पे क्यों नहीं होती। आई विल रीइटरेट ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू। नहीं देखिए, सॉरी इनका नाम भूल गया। फिदा हुसैन जैकब। फिदा साहब, बात सारी ये है कि सारी सिलेक्शन तो हम नहीं कहेंगे कि मेरिट पे नहीं होती है। हाँ ज़रूर होता है कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि लगता है कि शायद यहाँ पे सही तरीके से देखा नहीं जा रहा, तो मायूसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी टीम ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। और अगर ये कारनामे नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम हॉकी की तरह क्रिकेट को भी भूल चुके होते। सही बात है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूर मेरिट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जब आप मेरिट को प्रायोरिटी देते हो स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क सेट होता है कि अगर फैसल ने जो है वो पिछले कई सीजन से रन कर रहा है, टॉप रन गेटर है और फैसल टीम में वहाँ पे मौजूद है, तो मुझे फैसल को बीट करना है। सही बात। उसके लिए फैसल के लेवल की मुझे परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। तो मेरिट इसी को कहते हैं कि आप एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि भाई ये मेरिट है, ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो एक प्रोएक्टिव जो सोच होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, वो होती नहीं है हमारी। क्योंकि देखें आपको पता है कि शोएब मलिक का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है इंग्लैंड का। इंग्लैंड में तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है ना। या रिसेंट पास में भी आप देखें तो वो रोल प्ले नहीं कर सके जो एक इतने एक्सपीरियंस प्लेयर का होना चाहिए। सही बात है। अगर आप इंग्लैंड में न्यूजीलैंड में देखें, रॉस टेलर जिस तरह की बैटिंग करते हैं, ही कंप्लीट्स द गेम्स फॉर द टीम। आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे प्लेयर थे जिनको आप 2 साल पहले प्लान करके लेके आते। सही बात। जैसे अब आपके इफ्तिखार हैं, ठीक है ना, आपको अगर उमर अकमल को लाना था तो उसको प्लान का हिस्सा रखते। सही बात। इसी तरह आपके हारिस सुहेल नो डाउट ऑन एंड ऑफ खेलें, अब वो प्रूव करें। तो आप और भी ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में अपनी टीम के लिए मैच विनर हैं। बिल्कुल सही बात। आप उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको कंसिडर करते, तो आज मैं समझता हूँ आपकी टीम इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, जिस तरह हम दुनिया की दूसरी टीमें देख रहे हैं। लेकिन होता ये नहीं, हम बस सोचते रह जाते हैं और हम कहते हैं कि जब आएगा वक्त देख लिया जाएगा। तो अब वक्त आ गया है और अब अभी तक देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं फैसल जो आपको सवालात जन्म लेती हैं कि आप क्या कर रहे थे इतने अरसे से। मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक का भी एक सिलेक्शन क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप कहीं पे भी मुश्किल इवेंट में जाते हैं, मुश्किल कंडीशन में जाते हैं, तो सबसे पहले नज़र पड़ती है सीनियर प्लेयर पे। लेकिन जब सीनियर प्लेयर पे देखते हैं हम कहते हो यार ये तो वो मटेरियल नहीं है, ये तो सेलिब्रिटी है। हाँ, ये वो मटेरियल नहीं है। सेलिब्रिटी इन द टीम। तो यहाँ पे आपको जिसे कहते हैं ब्रेव डिसीजन लेने, वो आपको ब्रेव डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपको अगर मगर में नहीं फंसना पड़ता है कि ये नहीं है। लेकिन सर आपको लगता है कि प्लेयर्स भी बड़ा स्मार्टली खेलते हैं? 2 साल पहले कह देते हैं कि मैं ये इवेंट आखिरी खेलूंगा, तो वो लोग उसमें कि भाई सीनियर प्लेयर है। सो फैसल आपने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मैं तो सर एक सवाल आपने यानी कि आपने सिलेक्टर्स को कह दिया है कि झांसे में आ जाते हैं, बेवकूफ़ लोग हैं।
सर अगर उनको कोई बेवकूफ बना रहा है फ्रॉम द फेस ऑफ इट तो थोड़ा लगता है ऐसा कि मतलब नहीं हम तो सर जहाँ नौकरी करते हैं हम ये नहीं बोल सकते कि 2 साल तक मैं करता ही रहूंगा। देखिए अब ये तो कोई कुछ भी कहता रहा, जिनका काम है सिलेक्ट करना, ये तो उनको देखना है कि वो किस बुनियाद पे सिलेक्ट कर रहे हैं, किस बुनियाद पे झांसे में आते हम सर इनके 2 और सवाल हैं। एक जुनैद खान के हवाले से उन्होंने पूछा कि जुनैद खान को फ़हीम अशरफ की जगह लेना चाहिए। सो आई डोंट नो कैसे इसका आंसर करेंगे, लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ, वो भी कॉल ले लेते हैं। जी कौन साहब हैं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, अदील बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, क्या सवाल है? अदील साहब क्या सवाल? मुझे ये पूछना था, ये आबिद, मैं अभी एक निजी न्यूज़ चैनल पे सुन रहा था कल कि आबिद अली जो है वो टेस्ट फेल कर चुके हैं जो सिलेक्शन के लिए जो है। सही है। तो सर उससे पहले 2 दिन पहले मैं ये एक और न्यूज़ चैनल पे देख रहा कि आबिद अली बहुत स्लाइटली मार्जिन से जो है ना वो रहे हैं टेस्ट पास करने से, वो शायद कर जाए। तो कल न्यूज़ सुनी है तो वो बिल्कुल ही फेल कर गए। तो सर ये मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये सिलेक्शन कोई एक विंडो तो नहीं है, कोई लूप तो नहीं है कि भाई कि हम लोग जो इसके अंदर भी बाइसनेस का जो है एलिमेंट के रखें, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी जगह हम सिल्वर स्पून वाले बच्चों को जो है वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। सिल्वर स्पून से ही आप समझ जाएं कि सिल्वर स्पून या गोल्डन स्पून लेके जो बच्चे आए हैं और वो जैक भी लगवा के एज ओपनर खेल चुके हैं और जिसमें फ्लॉप हुए हैं वो इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एज ओपनर। और सेकंड थिंग जो है ना वो सिर्फ ये है कि सर इमामुल एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना मैच्योरिटी की तरफ उसको एक सजेशन चाहिए कि वो एक सेंचुरी मारने के बाद जो अपना जेस्चर पास ऑन करता है, क्रिटिक्स जो है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो वो एक सेंचुरी मारने के बाद उसने ऐसा जेस्चर पास किया, उसके बाद जो है उसके बाद वो कंटिन्यूस फ्लॉप की तरफ जा रहा है। तो आप वो क्या जेस्चर, वो हाथ जोड़ के अभी माफी मांगने का भी जेस्चर पास ऑन करेंगे क्या? तो थैंक यू सर। थैंक यू अदिल भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सियालकोट से सवाल किया है आपने, तो शुएब मलिक पे तो आप थोड़े खुश नहीं होंगे जो आपने बातें की है, लेकिन सर ये अगर मैं वैसे इस सवाल को थोड़ा मैं अगर दूसरे तरीके से पूछ लूँ, अगर आपके पास ऑप्शन है कि 3 प्लेयर्स आपको ओपनिंग स्लॉट के लिए लेके जाने हैं, तो आपको पता है कि फ़खर जमान और इमामुल हक तो होंगे, उसके साथ आबिद अली और दूसरे जो ओपनर है आपके शान मसूद, उन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो आप किसको पिक करेंगे? मैं आबिद अली को पिक करूंगा। आबिद अली को पिक उसकी वजह ये है कि देखिए, सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर। जो चांदी का चम्मच लेने वाली बात कर रहे थे उसका जवाब आपको दे दिया। आबिद अली को मैनी रीजन है पिक करने के। सही है, ठीक है। एक तो ये है कि उसकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस आउट, ठीक है ना। अच्छा चलें, आपने डोमेस्टिक देख लिया, अब आप उसको लेकर के आते हैं इंटरनेशनल अरीना में, जहां आप उसको खिलाते हैं पाकिस्तान ए से। पाकिस्तान ऐसे खेलता है अगेंस्ट इंग्लैंड लाइंस और दूसरी टीमों के खिलाफ, वहाँ पे भी सेंचुरीज करता है, सेंचुरीज करता है, बिल्कुल सही बात। उसको वहाँ से ड्यूरिंग टूर भेजते हैं, कहते हैं जी आप डोमेस्टिक खेलने जा करके। कायम ट्रॉफी के फाइनल में आता है, वहाँ फिर 100 कर देता है, वो 140 कर देता है, ठीक है। अब आप वो परेशान है कि उसको उसके साथ हम करें क्या? सही बात, ये तो रन पे रन करे चला रहा है, हमारे लिए मुसीबत कर रहा है। सर आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं था कि ऐसे प्लेयर को इस सीरीज पे भी चौथे मैच में खिलाया गया जब इमामुल हक जो है बुखार में थे? इस पे बात करेंगे सर कि ये यहाँ पे फिर लोगों को होता है कि ये सवाल आते हैं कि यार हमारे यहाँ पे फेयर डिसीजंस नहीं होते। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ हैं गुलाम अली साहब और वी आर हैविंग अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन के कौन से प्लेयर्स शुड मेक इट टू द फाइनल 11 एंड फाइनल 15 फर्स्ट। सर आबिद अली पे हम डिस्कशन कर रहे थे, सो अकॉर्डिंग टू यू, और आपने ब्रेक पे भी मुझे बड़ी चीज़ें समझाई कि कैसे प्लेयर को जज किया जाता है। उसी पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जितना क्लैरिटी से द काइंड ऑफ क्लैरिटी यू हैव व्हेन यू एक्सप्लेनिंग कि कैसे प्लेयर को देखते हैं, डू यू थिंक कि सिलेक्शन ने इतना काम किया है और वो ये फेयर डिसीजन ले सकते हैं किसी प्लेयर के हवाले से? और जब एक्सपर्ट्स हमें ऑफ कैमरा भी समझाते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्लेयर को आप किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे। डू यू थिंक कि एक तो प्लेयर्स को सिलेक्ट होना और जो प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट होते उनको ये एक्सप्लेनेशन जाती होगी कि क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, देन यू विल मेक इट टू द टीम? देखिए फैसल, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि किसी को आप सही तरीके से देख नहीं रहे हो, दूसरी बात ये देख रहे हो तो जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो आप, ठीक है ना। आबिद अली के केस में मैं यही कहूँगा कि इस सिलेक्शन कमेटी को मोर देन 2 ईयर्स हो चुके हैं आराम से, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा? सच्ची बात है, क्या देखा आपने कहा कि फवाद आलम हमारे प्लान्स में है, कभी वो नहीं खेल पाए टेस्ट क्रिकेट। आप देख किसको देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? बहुत सारे प्लेयर्स से बेंच से ही चले गए। असगर एक स्पिनर था, वो बेंच से ही बाहर निकल गया। अब एक लड़का जो कि ऑलमोस्ट 18 सेंचुरी फर्स्ट क्लास में कर चुका है, ठीक है ना, वनडे क्रिकेट भी अच्छी खेल रहा है, ए टीम से आप खिलाते हो, वो वहाँ परफॉर्म करता है,
फिर आप उसको ना चाहते हुए पाकिस्तान टीम में आप मौका दे देते हो, पहले मैच में ही वो शो करता है। देखिए ये तो लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन असल चीज़ है वो जिस तरह खेला है, जिस तरह उसने अपने आप को अप्लाई किया है पिच पे, जो अप्रोच थी उसकी, उसने बताया कि इसके पीछे इस लड़के की परफॉर्मेंसेज हैं, कॉन्फिडेंस है और इसको पता है कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। ठीक है ना, तो आप अगर ऐसे लड़के को आप नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है गलत आप हैं। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को आप सही तरीके से पूरी तरीके से निभा नहीं रहे। ये आपको एशिया कप में भी हेल्प कर जाता, ये आपको देखिए 31 साल में वो आ रहा है। एक जुल्फिकार बाबर लेफ्ट आर्म स्पिनर था, आपको याद होगा। जी बिल्कुल याद है। वो 350 विकेट लेने के बाद पाकिस्तान से खेला, जबकि शुरू से उसके बारे में कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर उस वक्त। ठीक है ना, इसी तरह आपको लगता है कि मिसबाह-उल हक के और सरफराज में फ़र्क ये है कि मिसबाह-उल हक वाज एबल टू पिक प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंसेस थी डोमेस्टिक में, और सरफराज शायद इसमें थोड़ा वीक दिखते हैं। और हमने बहुत सारे सर्किट से ये लोगों के जो एक होता है ना खफा होते हैं लोग, वो भी हमने देखा है। वो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। कौन साहब हैं, क्या सवाल है? जी सर, हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की टीम में जो ओपनिंग पार्टनरशिप जी सही नहीं है, जो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर है ये ठीक होता है वो। सर आप सवाल सोच के करें, जो जिस लेफ्ट हैंडर को आप बिठाने की बात कर रहे हैं वो रिश्तेदार है, ऐसे नहीं हो सकता। सो सर इस पे आप जवाब दे दें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का भी फायदा हो जाएगा। फिर हम उस सवाल पे आते हैं मिसबाह-उल हक और सरफराज वाले पे। नहीं देखिए ये अच्छा है, होता है कि अगर आपके पास ऐसे एक्सपीरियंस मैच्योर प्लेयर हैं जो कॉम्बिनेशन राइट लेफ्ट राइट का होता है, तो नो डाउट कि वहाँ पे आपको बॉलर्स को लाइन एंड लेंथ को एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। लेकिन दोनों ओपनर काफ़ी अच्छे से इनिंग का आगाज़ करें और अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं इनकी। सही है, तो आप इनको अभी फिलहाल इग्नोर नहीं कर चेंज कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बट लेकिन जैसे हमने कहा कि बड़ा टूर है, यू विल हैव द चांस कि आप आबिद अली को भी टेस्ट कर सकेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि आबिद अली, लेकिन अगर आबिद अली फर्स्ट चॉइस अगर सिलेक्ट होते भी फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपके बेंच पे भी सेंचुरियन बैठा है जो सेंचुरी मारता है, तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ना अगर आप पीछे अगर किसी ऐसे प्लेयर को ले जिस पर आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर एक जो है ना वो टीम में एक वीकनेस सी फील होती है। बिल्कुल सही है। तो आप कुछ सवाल मैं सवाल कर रहा था सर कि मिसबाह-उल हक साहब के और सरफराज के जो हमने टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई में हमारी परफॉर्मेंसेस बुरी हुई हैं, T20 में तो वी कैन नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस बिकॉज उन 12-13 सीरीज लगातार जीतना, टॉप रैंक्ड है हम। लेकिन ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में हमारी बुरी परफॉर्मेंस की वजह आपको ये भी लगती है कि सरफराज अहमद, जैसे हमने एशिया कप में देखा था कि हमें सडनली फील हुआ कि हम गलत किया, हमने इमाद को बैठा दिया और हफीज़ को बैठा दिया। उसके अलावा हमने देखा है कि बहुत सारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स भी जिनकी बात होती थी कि वो टीम का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। डू यू थिंक कैप्टन ऑल्सो हैज़ टू डू विद इट? अगर वो थोड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते, अच्छे परफॉर्मर्स को टीम का हिस्सा बनाते, तो आज सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होती है। देखिए पाकिस्तान का एक कल्चर है सही कि आप कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के शख्सियत हैं, मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। जहाँ अगर मैं भारी हूँ तो आप नीचे हो जाएंगे, आप भारी हैं तो मैं नीचे हो जाऊँगा। मिसबाह-उल हक के ज़माने में जो सिलेक्शन कमिटीज़ रही हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही हैं। उस वक्त ज़का अशरफ ने काफ़ी सपोर्ट भी की थी एज ए कैप्टन को, मिसबाह-उल हक को और हफीज़ को भी। ठीक है ना, सही है। तो डिपेंड करता है कि आपके जिनसे आपने जो सिलेक्शन कमेटी है कप्तान है उनकी शख्सियत में वजन कितना है। इस वक्त इंजमामुल हक कप्तान चीफ सिलेक्टर, बहुत सारी डिक्टेशन लेनी पड़ती है। कोच आपके जो है वो फॉरेन कोच है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ अगर यहाँ पे वीक सिलेक्शन कमेटी होती हो सकता है सरफराज कई चीज़ें अपनी मनवा लेते। तो कहने का मकसद ये कि ये कल्चर पर डिपेंड करता है। जबकि मैं समझता हूँ कि बीइंग अ कैप्टन या बीइंग अ चीफ सिलेक्टर आप में वो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि अगर लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, अगर आपको किसी को पसंद है आपको प्लेयर, तो आपके पास लॉजिक होनी चाहिए उसको कन्विंस करने की, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप एक कन्विंस करके आप अपनी बात मनवा सकें, रादर कि आप जो है फोर्स कर रहे हो। तो यहाँ ऐसा होता नहीं है और हर आदमी समझता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और जहाँ शख्सियत बढ़िया आती है वहाँ खामोश जाते हैं, जहाँ कोई छोटा होता है वहाँ चढ़ के आ रहे होते हैं। बिल्कुल तो कहने का मकसद ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई पसंद है, आप समझते हैं इसको होना चाहिए, तो आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, कन्विंसिंग आपके पास चीज़ होनी चाहिए कि आप चीफ सिलेक्टर को कन्विंस कर सकें या चीफ सिलेक्टर कप्तान को कर सकें, क्योंकि दोनों बहुत अहम पोस्ट हैं। बिल्कुल सही बात। एक ने जो है ग्राउंड में टीम को लाना है और एक ने ओवरऑल जो है पूरा सर्किट देखते हुए प्लेयर को सिलेक्ट करना है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन देना है। बिल्कुल सही है गुलाम अली साहब, बहुत ही आपने कड़क जवाब दिया। बिल्कुल सही बात है और उम्मीद करते हैं कि ऑब्वियसली एवरीबडी लर्न्स एवरी गिवन डे और सरफराज इन चीज़ों से सीखेंगे और पाकिस्तान में
भला होगा, प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम शुक्रिया करेंगे गुलाम अली साहब आपका भी और व्यूअर्स का भी। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड शो वील सी यू टुमारो।